Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss NEET 2022 पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2. यानी कि हमारे पास दो होलो कंडक्टर है, उनका रेडियस R1 R2 है और गिवन है कि R1 का रेडियस जो है वो ज़्यादा है R2 से. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन ए स्मॉलर स्फीयर, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, मोर ऑन बिगर स्फीयर. तो गाइज अगर देखोगे इस क्वेश्चन में तो ये हो गया हमारा एक स्फीयर, ये हो गया दूसरा स्फीयर. अब इसने बोल रखा है कि R1 का जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो दिस इज R1 और ये हो गया R2. अब हमें बताना है पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर. तो ऑन की बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो स्फीयर पे ही बोल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट स्फीयर है और ये सेकेंड है. तो हमें बताना है कि जो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, उसके ऊपर पोटेंशियल किसका कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकेंड वाले का. तो हमें पता है कि जो होलो स्फीयर होते हैं तो उन पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो क्या होता है पूरा इनसाइड से लेके, यानी कि उसके सेंटर से लेके उसके आउट सरफेस तक सेम होता है. यानी कि इनसाइड से लेके पूरा सरफेस तक पोटेंशियल सेम होगा. तो जितना पोटेंशियल उसका सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होता है, ये एक कंसेप्ट है. बट यहाँ पे जो हमारा सरफेस पे ऑन द सरफेस जो आएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, डेट इज V इक्वल टू के क्यू बाय आर. एंड क्यू इज द चार्ज है, ये कितना उस पर चार्ज है, स्फीयर पे चार्ज है, जबकि आर इज द रेडियस. एंड के क्या है हमारा कांस्टेंट है, डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से देखोगे कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी जिसका ज़्यादा रेडियस उसके पोटेंशियल कम होगा. तो इसमें क्या बोल रखा है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2 हैव इक्वल चार्ज. तो Q की वैल्यू दोनों के लिए सेम है. Q की वैल्यू क्या है, Q1 इक्वल टू Q2, यानी दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वल है. तो सिर्फ रेडियस से ही हमारा पोटेंशियल जो होगा वो चेंज होगा. तो सिंपल सा चीज है कि V1 R1 का रेडियस ज़्यादा है, मतलब उस पर पोटेंशियल कम होगा. R2 का रेडियस कम है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो इस ऑप्शन में जो बन रहा है V1 इज लेस देन V2. तो अब क्या बोल रहा है ऑप्शन में, देखें मोर ऑन ए स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल ज़्यादा होगा स्मॉलर स्फीयर पे, इक्वल ऑन बोथ, इक्वल तो होगा नहीं, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी, मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो होलो स्फीयर है उसका और चार्ज पे और 1/r पे डिपेंड करता है. मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज होलो है, सॉलिड होता तो कुछ चेंज हो सकता था. मोर ऑन द बिगर स्फीयर, ये गलत है. तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑन अ flywheel moving with the uniform angular acceleration change from 1200 rpm. यानी पहले जो एंगुलर स्पीड थी उसकी डेट इज 1200 rpm है टू 3120 rpm इन 16 सेकेंड. फाइनल जो हो रही है वो जा रही है 3120 rpm हो गई और टाइम कितना ले रहा है, चेंज इन टाइम इज 16 सेकेंड. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द इन रेडियस पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज चेंज इन एंगुलर स्पीड, यानी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा ओमेगा हमें यहाँ पे रखना है, तो हमें निकालना है इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एंगुलर स्पीड है उसको रिवोल्यूशन, RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट से हमें उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा. तो हम इसको अगर रेडियन में चेंज कैसे करेंगे, तो पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस आ गया हमारा 3120 माइनस 1200, डेट इज 0 2 9 एंड 1, यानी 1920 जो आ गया वो चेंज इन एंगुलर स्पीड आ गया इन RPM. तो अब इसको पहले हम चेंज करते हैं. तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पहले हम सेकेंड में चेंज करते हैं, RPM है तो RPS कर देते हैं. तो 190/16 पर मिनट है ना, तो पर सेकेंड में डिवाइड चेंज करने के लिए इसको हमें डिवीजन करना पड़ेगा 60 से. 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 18 और 2 32, यानी कि ये आ गया RPS आ गया, रेवोल्यूशन पर सेकेंड. अब रेवोल्यूशन पर सेकेंड ना करके हम उसे एंगल के टर्म में चेंज करना है. तो हमें पता है कि जब एक बार कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, घूमती है,
सर्कल में, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, यानी एक बार ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आई तो 2 पाई एंगल कवर कर रहा है। तो यहाँ 30 रेवोल्यूशन है, तो 30 रेवोल्यूशन में कितना करेगा 2 पाई इंटू 32, मतलब यहाँ 32 है तो 2 पाई इंटू 32 हो गया। तो इतना रेवोल्यूशन यानी ओमेगा उसका आ गया हमारा 2 पाई इंटू 32 रेवोल्यूशन पर, ये रेडियन पर सेकेंड आ गया, ये आ गया इतना रेडियन पर सेकेंड। अब इसको हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है, यानी एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये डेल्टा ओमेगा था, तो डेल्टा ओमेगा बाय टाइम, और टाइम जो हमारा दिया है वो 16 सेकेंड दिया है, यानी और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 पाई डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा 4 पाई है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 4 पाई जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। बोल क्या रहा है, हमें अरेंजमेंट दे रखा है, 2 डायोड है उनको हमने अरेंज कर रखा है, और पूछ रहा है कि इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, यानी किस पीएन जंक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। तो गाइज यानी कि दो जिसका अरेंजमेंट सेम होगा उसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट यानी ए को देखें, तो ए में देखोगे कि ये पीएन जंक्शन है और ये दूसरा डायोड है। तो फर्स्ट डायोड देखोगे तो वो फॉरवर्ड बायस है, ये वाला, क्योंकि पी से हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है और इधर से नेगेटिव में जा रहा है। और उसके बाद आते हैं बी में, तो बी में देखोगे तो ये पॉजिटिव है, यानी ये फॉरवर्ड बायस है, जबकि इधर वाला जो है वो रिवर्स बायस है। इस वाले केस में देखोगे तो ये भी यही है, ये फॉरवर्ड है, दोनों फॉरवर्ड है। अब सी में जाओगे तो सी में देखोगे तो ये वाला जो आ रहा है हमारा, ये भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है। तो ए एंड सी का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों सेम टाइप का अरेंजमेंट है। अब सिंपल सा है, अगर इसको तुम रोटेट कर दो, इसको 180 से रोटेट कर दो, तो ए एंड सी जो है सेम ही अरेंजमेंट है, यानी सेम ही जैसा ए दिख रहा है वैसा ही सी दिखेगा। तो इट मीन्स कि दोनों का पोटेंशियल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा सर्किट बी ओनली, तो ये गलत है, सर्किट सी ओनली, ये भी गलत है, बोथ सर्किट ए एंड सी। ए एंड सी में जो है देखो, सी में भी ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, यानी कि सेम वोल्टेज होगा, ए में भी सेम वोल्टेज ड्रॉप, सेम वोल्टेज है। तो इट मीन्स कि बोथ ए एंड सी जो होगा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two end of a rigid rod of length 10 मीटर। यानी क्या बोल रखा है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ब्लॉक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, यानी 2 ऑब्जेक्ट हो गया ए एंड बी। एक का मास 10 kg है, दूसरे का 20 kg है, और दोनों को हमने एक रॉड से ज्वाइन कर रखा है। तो ये हो गया हमारा रॉड, और रॉड का लेंथ जो है वो 10 मीटर है, एंड विथ ए नेग्लिजिबल मास, यानी जो रॉड है ना ये मासलेस है। अगर मास होता तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता, तो मासलेस है तो इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मासेस, यानी 10 kg से हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सिंपल है, हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन हो गया हमारा। तो जो हमें पता है, देखो रोटेशन चैप्टर का सिंपल सा कंसेप्ट है, रोटेशन से पहले जो चैप्टर है हमारा उसमें, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का, COM निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2, 2 बॉडी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 3 होती तो यहाँ एक और ऐड हो जाता प्लस m3, ऐसे हो जाता। बट रॉड तो मासलेस है, तो रॉड मासलेस हो गया, तो ये मान लो m3 रॉड हो गया, तो मास 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा नेट फॉर्मूला जो बच जाएगा COM का, सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो गाइज अब देखो, जो x1 है वो तो हमने 10 kg को m1 ले लिया और m2 ले लिया 20 kg को। तो m1 जो है वो रेफरेंस लाइन से ही पास कर रहा है, ये हमने रेफरेंस लाइन हमें क्या लेना था,
10 kg से बताना है कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो रेफरेंस लाइन हमने जब 10 ही ले लिया तो जो रेफरेंस, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू क्या है, रेफरेंस से m1 का डिस्टेंस, तो रेफरेंस से m1 का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, यानी x1 की वैल्यू 0 हो गई। और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेफरेंस लाइन से m2 की डिस्टेंस कितनी है, जितना रॉड का लेंथ होगा दैट इज 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। और m1 की वैल्यू है हमारी 10 kg एंड m2 की वैल्यू है 20 kg। तो अब इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू x1 0 प्लस 20 और x2 की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 200 बाय 30 और यहाँ से आ जाएगा 20/3 मीटर पे जो होगा हमारा सेंटर ऑफ मास होगा फ्रॉम 10 kg बॉडी, यानी 10 kg वाले से कितने दूरी पे होगा वो, 10 kg वाले ऑब्जेक्ट से वो होगा 20/3 पे। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 20/3 मीटर फ्रॉम 10 kg। डायरेक्ट फॉर्मूला पर था ये। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे ऑप्टिक्स चैप्टर का। तो ऑप्टिक्स में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बायो कन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी कि बायो कन्वेक्स लेंस है, तो ये लेंस हो गया हमारा बायो कन्वेक्स लेंस, और दोनों साइड का जो इसका रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी R1 एंड R2 हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको इक्वल नहीं लिखते, इसको बाद में हम चेंज करेंगे क्योंकि साइन के साथ रखना है हमें, तो हम अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो बोल रखा है इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज इतना, यानी म्यू की वैल्यू, म्यू ऑफ मीडियम जो हो गया हमारा 1.5, द पावर ऑफ लेंस, तो वी हैव टू फाइंड पावर, तो वी नो दैट द पावर इज 1 फोकल लेंथ। पावर क्या होता है 1 फोकल लेंथ, और यहाँ पे हमें मीटर में वैल्यू रखनी होती है, यहाँ पे हमें मीटर में वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ देखो हम पहले फोकल लेंथ कैसे निकालें, तो गाइज हम सब जानते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला है वो हमें फोकल लेंथ देता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ ग्लास, यानी ये ग्लास हो गया, ये ग्लास है और ये मीडियम ले लेते हैं, मीडियम क्या है एयर है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 इंटू 1/R1 -1/R2, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो गाइस इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो 1/f जो हो जाएगा। अब देखो म्यू जी कितना दिया है 1.5, और मीडियम जो है हम कुछ नहीं बोला, मतलब कि एयर लेके चल रहे हैं, तो एयर में है तो एयर का जो म्यू होता है डेट इज 1, तो ये 1 हो गया, 1 - 1 हो जाएगा। अब रेडियस देखो 1/r, तो हम अगर क्या कर रहे हैं कि लाइट इधर से जा रही है, तो लाइट इधर से जाएगी, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया, तो ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस मेजर करने के लिए मुझे लाइट के डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, यानी कि R1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/20 माइनस, अब सेकंड का मेजर करने के लिए हमें लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इसको हम नेगेटिव रखेंगे, तो -20 रखेंगे, -20 रखेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1.5 - 1 दैट इज 0.5, और ये हो गया 1/20, और ये माइनस था तो प्लस 1/20, तो ये आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 1/10। और पावर क्या है, ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं, तो फोकल लेंथ जो आ गया हमारा 10/0.5 दैट इज 20 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करोगे इसको तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो अब पावर क्या है 1/f इन मीटर, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/0.2 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, और ये पॉजिटिव है, इट मीन्स की पॉजिटिव है। और पावर का जो हमारा यूनिट होता है डेट इज डायोप्टर,
तो +5d जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन इज +2 +20d, तो ये गलत हो गया। सेकेंड इज +5d, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि a spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represent the speed of ball versus v as a function of time, यानी v का हमें रिलेशन फाइंड करना है टाइम के साथ और बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो सही है। तो गाइस इस कर्व को देखो, ग्राफ को देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब बॉल को हमने ड्रॉप किया है लॉन्ग, सपोज कर लो दिस इज द कॉलम है। अब इसमें हमने क्या किया, ये यहाँ पे लिक्विड है। तो किसी अगर हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉल को, तो ड्रॉप करेंगे तो क्या क्या होगा वो हमें एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से कर्व को ड्रॉ करना है, बताना है कौन सा कर्व जो है सही होगा। तो गाइस देखो, जब हमने इसको ड्रॉप किया तो ड्रॉप किया मतलब कि u = 0, इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी। अब जैसे वो नीचे जाएगा, जैसे ही वो लिक्विड में एंटर करेगा, और हाईली विस्कस लिक्विड है, तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो इस पर कौन कौन सी फोर्स लगना स्टार्ट होगी वो हमें पहले एनालिसिस करना है। तो गाइस देखो, जब वो एंटर करेगा तो इस पे एक तो इसका mg लग रहा होगा, यानी उसका वेट जो लगेगा वो नीचे खींच रहा होगा, अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे खींच रही है। दूसरी जो फोर्स लगेगी ऊपर की साइड लगेगी, वो बॉयंट फोर्स लगेगी, यानी कि बॉयंट फोर्स क्या करेगा, उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा। तीसरी फोर्स जो लगेगी इस पे, वो कौन सी लगेगी, तो वो स्टोक्स लॉ के हिसाब से वो हमारी विस्कस फोर्स लगेगी। तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से ये विस्कस फोर्स हो गई, तो इसको हमने FV से लिख लिया। तो 3 फोर्स लग रही होगी। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि mg तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि ये नीचे की साइड पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है। बॉयंट फोर्स एक बार एंटर कर दिया तो वो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा। v जो होगा, यानी कि जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। तो ये देखो, यहाँ से 6 पाई ईटा और r जो है वो उसका रेडियस है स्फेरिकल बॉल का, तो चारों चीज कांस्टेंट है। बचा क्या, वेलोसिटी, यानी कि जो विस्कस फोर्स लगेगा वो उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। अब स्टार्टिंग में क्या है, जब वो ड्रॉप किया गया तो g नीचे खींच रहा है, v उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो जैसे जैसे g खींचेगा उस वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और स्टार्टिंग में क्या है, वेलोसिटी उसकी कम है, यानी कि जो ये विस्कस फोर्स है वो उसकी वैल्यू कम होगी। तो विस्कस जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कम होगी, इट मीन्स कि क्या होगा, डेट मीन्स कि जो अपोजिट फोर्सेस है यानी रिटार्डिंग फोर्स है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे कि जब रिटार्डिंग फोर्स कम है, FV की वैल्यू अभी कम है, यानी कि बिकॉज वेलोसिटी इज कम, वेलोसिटी इज लो, तो इट मीन्स कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है उसकी वो फोर्स कम है। तो ऊपर का फोर्स कम है, विस्कस फोर्स, और बॉयंट फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, mg की वैल्यू ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो होगा उसका इंक्रीजिंग होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, एज वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हमारा जो स्टोक्स लॉ के हिसाब से जो विस्कस फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा। डेट मीन्स कि mg माइनस FB माइनस FV हो रहा है जो नेट फोर्स है हमारा। अब देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब एक टाइम क्या रहा है कि ये पहले कम था, अब बढ़ रहा है मतलब कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स कम हो जाएगा। तो डेट मीन्स कि जो स्पीड होगी उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो होगा वो कम होता जाएगा, यानी कि पहले वो तेजी से इंक्रीज हो रहा था, अब वो कम से इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा तेज इंक्रीज नहीं होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए टाइम के साथ। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नेट फोर्स 0 हो जाता है, दैट इज व्हेन द बॉडी अचीव टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जब आ जाएगा तब क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉडी क्या होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी, यानी कि ग्राफ ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये हो गया v और ये टाइम का रिलेशन, यानी v और टाइम का रिलेशन ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि बॉडी जो है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर दी है।
उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उससे पहले तो इंक्रीजिंग था, तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, बिकॉज ये जो हमारा विस्कस फोर्स है वो बढ़ गया है बाद में, यानी रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा हो गया, इस वजह से एक्सेलरेशन कम हो गया है। तो हमारा ऑप्शन में देखा जाए तो देखो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टार्टिंग में लीनियर चेंज होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बी जो होगा वो बी ग्राफ जो है वो सही है। तो ऑप्शन में देखें तो ए में जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो सिंपल देखते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं। द ratio of radius of gyration of thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter is, यानी कि हमें कहाँ कहाँ फाइंड करना है और रेशियो फाइंड करना है दोनों का। तो एक तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ जायरेशन, थिन यूनिफॉर्म डिस्क है एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेडियस, यानी कि अगर हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, तो वो क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल टू इट्स प्लेन है ना, तो मतलब कि इस प्लेन से पास कर रहा है, इसके अलोंग फाइंड करना है। तो अगर मान लो कि इसका मास m है और रेडियस r है, तो फर्स्ट केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो रहा है डेट इज हो जा रहा है कितना, mr², ये हो गया हमारा mr²/2, बिकॉज ये डिस्क है, तो डिस्क है तो mr²/2 हो जाएगा। अगर ये रिंग होता तब हो जाता हमारा mr² हो जाता, तो ये आ गया mr²/2। अब रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं, तो सपोज कर लो कि इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो mk² इक्वल टू आई से इक्वेट कर देंगे और i इक्वल टू है mr²/2। तो यहाँ जो k है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो m से m कैंसिल आ जाएगा, तो k की वैल्यू जो आ जाएगी r/√2 और डेट इज फर्स्ट k1। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड का पूछ रहा है टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर जो लाइन बनेगी वो हमारी बन जाएगी ये वाली लाइन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इसका हाफ हो जाएगा mr²/4, ये mr²2 है, mr²/4। तो यहाँ रेडियस अब निकालेंगे तो mk² इक्वल टू mr²/4। तो यहाँ से k2 की वैल्यू जो आएगी दैट इज 1r/2 आएगी, तो r/2 आ गई। अब दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो दोनों का रेशियो जो हो जाएगा हमारा दैट इज k1/k2 और ये हो जाएगा 1/√2/2, तो यानी √2/1 आ जाएगा। तो √2/1 आ गया, यानी कि 7th का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 जो है वही हमारा √2/1 है, तो ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट होगा। तो गाइस इसमें एक चीज़ देख रहे होगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ज़्यादातर के वो करेक्ट है। तो अगर मान लो किसी को नहीं आ रहा तो तुक्का मारने का तरीका क्या होता है, तुक्का मारने का तरीका ये होता है कि आप सारे ऑप्शन एक ही ऑप्शन हिट करो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी मार दिया। लाइक अगर आप ऑप्शन ए मार रहे हो तो सब में जिसमें क्वेश्चन नहीं आपको नहीं आ रहा तो सबका ए ही हिट करो, या बी हिट करो तो सबका बी ही हिट करो। इससे ये होगा कि किसी ना किसी का तो वो फंस ही जाएगा। ऐसे रैंडमली चेंज करते रहोगे तो फिर वहाँ फंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तुक्के का भी मतलब हिसाब होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, बोल कह रहे अ सेल ऑफ मास m इज रेस्ट इनिशियली, यानी पहले रेस्ट पे था तो u इक्वल टू 0। इट explodes in 3 fragment having mass in ratio 2:1 रेशियो में इसका मास एक्सप्लोड हो रहा है। लेट इनिशियल मास इज m एंड मास जो टूट रहा है वो m1 के हिसाब से, तो 2m1, दूसरा 2m1 हो जाएगा वो भी, और तीसरा जो हो जाएगा हमारा तीसरे का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज m1। इफ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास, रुको बोल रहा है इफ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द स्पीड v, द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट इज। तो देखो इनिशियली उसका मास m था और वो रेस्ट पे था, यानी कि ये हो गया रेस्ट पे और इनिशियल मास इसका हो गया हमारा m। होता क्या है कि ये एक्सप्लोड होता है और जो 2 मास है इसके, ये m था, 2 मास हुए जो जिनके इक्वल मास है, 2 फ्रैगमेंट जिनके इक्वल मास है, यानी 2m1 एंड 2m1 जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाते हैं, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर भागेगा। सपोज कर लिया इनकी वेलोसिटी कुछ होगी, अच्छा स्पीड दिया है v, ठीक है। तो बताना है कि थर्ड वाला फ्रैगमेंट होगा यानी m1 जो होगा वो किधर भागेगा और उसकी स्पीड क्या होगी ये बतानी है हमें। तो गाइस देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है,
इनिशियल मोमेंटम का हम देखें तो u इक्वल टू 0 था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो था, मोमेंटम जो है वो 0 है, इक्वल टू 0। यानी कि टूटने के बाद भी कितने भी टुकड़े हो जाएं इसके, सबका अगर फ्रेगमेंट का, सारे फ्रेगमेंट का हम मोमेंटम निकालें और उसको वेक्टरली ऐड करें तो वो मोमेंटम, नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। ये कंसेप्ट है इसका। तो गाइज अगर मुझे इन दो फ्रेगमेंट का मोमेंटम पता है, क्योंकि हमें मास m1 मान रखा है एंड इसने और क्या बोल रखा है, और दो का वेलोसिटी का पता है और उनका डायरेक्शन पता है, तो थर्ड वाला ऐसा भागेगा कि इनके जो नेट मोमेंटम हो रहे हैं दो वाले के, उसको वो 0 कर पाए। तो पहले तो हमें इसका नेट मोमेंटम फाइंड करना होगा। तो अगर नेट मोमेंटम फाइंड करेंगे तो देखो, एक इसका मोमेंटम हो गया 2m1v और इसका भी हो गया 2m1v। अब दोनों मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच का 90 एंगल है। तो नेट मोमेंटम जो हो जाएगा हमारा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको वेक्टरली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2m1v का स्क्वायर प्लस 2m1v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, एक बाहर आ जाएंगे 2m1v इंटू √2। तो नेट मोमेंटम दोनों के हो गए दिस वन। अब जो हमारा तीसरा फ्रेगमेंट है, वो तीसरा फ्रेगमेंट ऐसे भागना चाहेगा कि वो इस मोमेंटम को बैलेंस कर सके, यानी 0 कर सके, यानी कि इसके नेट डायरेक्शन के जो डायरेक्शन आएगा इन दोनों के नेट मोमेंटम के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो 90 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली, और दोनों इक्वल है, तो जो नेट डायरेक्शन आ रहा होगा इनका, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन आएगा। यानी कि अपोजिट जो तीसरा फ्रेगमेंट है उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा हमारा m1 और इसकी वेलोसिटी मान लो v2, ये इधर भागेगा। और ये ऐसे भागेगा कि जो इन दोनों के नेट मोमेंटम को वो बैलेंस 0 कर सके, यानी कि m1 v2 इक्वल टू इन दोनों का नेट मोमेंटम। तो इन दोनों ऐसा हम जब इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करते हैं तो 2m1v और ये √2 है इक्वल टू, उसका मास है m1 और वेलोसिटी v2। तो यहाँ से m1 कैंसिल, तो v2 की वैल्यूज आ जाएगी हमारी, आ जाएगी वो कितनी, v2 की वैल्यूज आ जाएगी हमारी यहाँ से 2√2v। तो जो तीसरा जो फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2√2v। अब ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन तो है नहीं सही, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म चैप्टर से, और क्वेश्चन क्या है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm, यानी रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर, तो हैज टर्न 100 टर्न पर मिलीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर कितना है 100 पर mm। तो इसको चेंज करना पड़ेगा पहले मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10⁻² है डिवाइडेड बाय, इसको करना पड़ेगा मीटर में, तो मतलब -3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, यानी ये हो गया नंबर ऑफ टर्न। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो गाइस ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के, तो B इक्वल टू μ0 I इंटू एन। μ0 हमारा परमेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, I क्या है करंट कितना फ्लो कर रहा है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो वो है हमें पुट करना है। तो अगर ये देखो सेंटर पे पूछ रहा है और इन लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसे हो गया। और मान लो ये किसी एंड पे पूछता, ये तो सेंटर पे पूछ रहा है यहाँ पे कहीं, अगर वो किसी एंड पे पूछता तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाता है μ0 IN/2। और अगर किसी भी डायमेंशन का दिया हो तो उस समय कैसे सॉल्व होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है μ0 IN/2 sin phi प्लस φ1 प्लस sin φ2। ये फॉर्मूला होता है। ये φ1 एंगल जो है, φ2 एंगल जो है, वो डिपेंड करता है कि वो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, कि उसके कहाँ निकालना है, और एंड जो है उसके साथ कितना एंगल बनाता है। लाइक जो हम वो डेरिवेशन करते हैं ना स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें भी जैसे हम थीटा निकालते थे, तो सेम ये यहाँ पे भी हमारा जो एंगल आएगा वो उसी हिसाब से आएगा θ2। तो वैसे ही जब देखो अगर इनफाइनाइट है और मिडल में निकालना है तो ये 90 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो μ0 IN आ जाएगा फॉर्मूला। अगर 1 एंड पे लगाना होगा तो φ1 0 हो जाएगा एंड φ2 90 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ये B इतना आ जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन पे आता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब इसमें पुट करोगे तो B की वैल्यू जो आएगी हमारी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷,
करंट दिया है 1 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न से आ गया 10⁵। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.57 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला आएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब देखो ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ भी 1 ही है हमारा। तो देखो इसका भी ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। तो इसीलिए बोलता हूँ ना, तुक्का मारा तो एक ही मारना, मतलब एक ही ऑप्शन को सारे को जहाँ जहाँ तुक्का मारना है वहाँ लगाओ, उसमें से कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है अ लाइट रे fall on a glass surface of refractive index √3 at angle 60 degree. The angle between reflected and reflected rays would be. अब ये क्वेश्चन गाइज मैंने कई लोगों को डाउट में बताया, अनअकैडमी में कई लोगों ने डाउट डाला था तो उसको मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, और कई दूसरी जगह भी। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार देखोगे। ऑप्टिक्स चैप्टर का है। बोल क्या रहा है कि ये ग्लास सरफेस हो गया, ये सपोज कर लो दिस इज द सरफेस। अब इस सरफेस पे क्या है, हमारे रेज फॉल कर रही है, तो ये रे आई, अब यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ये था एयर, यहाँ आ गया ग्लास, तो ऑब्वियस है कि वो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो सपोज कर लो वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स सेंटर जाएगी, तो टुवर्ड्स सेंटर में जाएगी। तो ये अगर नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी, तो वो इस साइड निकल गई, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर रिफ्लेक्शन होता तो वो यहाँ से जाते। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो 60 डिग्री है, तो इंसिडेंट एंगल यही है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब हमें बताना है एंगल किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, यानी रे 1 एंड 2 के बीच में जो एंगल बन रहा है ये पूरा, इसको थीटा मान लिया, ये एंगल बताना है। तो गाइज देखो ये ऊपर वाला एंगल तो आ गया, ये 90 है, 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ ये इसका हाफ पोर्शन, यानी ये वाला चाहिए हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकालने के लिए अगर मुझे ये जो एंगल आर है रिफ्लेक्टेड एंगल वो पता चल जाएगा, तो 90 में से माइनस कर दूंगा, तो हमें थीटा डैश इसको मान लेते हैं, तो थीटा डैश आ जाएगा, और डेट इज 90 माइनस आर। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर कहाँ से आएगा, तो हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ पढ़ा है ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है, पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यहाँ 60 डिग्री है, इक्वल टू दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि √3 है, उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एंड फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि r है, और यानी कि अब यहाँ वैल्यू रखोगे μ1 1 हो गया साइन 60 और √3/2, और ये हो गया √3 इंटू साइन r। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन r जो आ जाएगा हमारा, डेट इज 1/2 साइन r आ गया, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी r जो है हमारा वो 30 है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30, डेट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है ये वाला, और ये है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 दोनों के बीच रे 1 एंड 2 यानी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30, दैट इज 90 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा 90 होगा। तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। गाइज नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड चैप्टर 11th क्लास के फ्लूइड चैप्टर से, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। इफ अ सोप बबल, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसेप्ट बेस्ड है, तो ये कई बार इसको मैं नहीं पढ़ते तो अच्छे कंसेप्ट का है। इफ अ सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर एक सोप बबल जो है साबुन का बबल बना हुआ है, साबुन घोल कर हमने एक बबल बना, वो एक्सपैंड कर रहा है, यानी ये था हमारा इनिशियल सोप बबल था, एक्सपैंड करके बड़ा हो गया, यानी उसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये था ओरिजिनल रेडियस, बाद में वो इंक्रीज होकर R2 हो गया, R1 से R2 हो जा रहा है। तो बताना है कि प्रेशर इनसाइड जो होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो सपोज कर लो इनसाइड हमने एक पॉइंट ले लिया 1 और आउटसाइड पॉइंट ले लिया 2, तो जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर होता है, जो एक्सेस प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, P1 माइनस P2 एक्सेस प्रेशर। फॉर्मूला क्या है स्टॉप बबल के लिए, 2S/R। ये 2S/R जो है हमारा लिक्विड बबल के लिए, जबकि अगर स्टॉप बबल है तो डेट इज 4S/R, जहां पे S क्या है, S है सरफेस टेंशन, R जो है उसका रेडियस, ये होता है हमारा
सोप बबल के लिए, और ये है हमारा लिक्विड या ड्रॉप के लिए, लिक्विड बबल के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड बबल है वो तो अंदर लिक्विड भरा हुआ है और बाहर उसका एयर से कांटेक्ट है, यानी एक ही सरफेस जो है जो फ्री सरफेस होता है। जबकि स्टोप बबल क्या है, वो अंदर भी एयर भी है और बाहर भी एयर है, तो उसके दो सरफेस होते हैं, तो इस वजह से ये 4s हो जाता है, दो सरफेस फ्री सरफेस होता है, इस वजह से इसमें 4s आता है जबकि इसका 2s आता है। तो अब देखो एक्सेस प्रेशर यानी P1 माइनस P2 इज 4s बाय r, यानी जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतना प्रेशर कम होगा। तो इस ऑप्शन फॉर्मूले से हम हिट कर सकते हैं ऑप्शन। इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? रिमेन सेम, ये भी गलत है। तीसरा है हमारा इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस है ना आउटर इनर में, तभी तो वो फूला हुआ है। इक्वल होगा तो फिर कैसे बोलते? तो ये गलत है। तीसरा है डिक्रीज, बिल्कुल ये सही होगा। तो ये डिक्रीज होगा जैसे जैसे वो एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने अपने वीडियो में डाल ही रखा है। मैंने लिस्ट ऑफ बताया था कि कौन कौन सा जो फॉर्मूला है, यानी कौन कौन से जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जिनके क्वेश्चन जिनके डायमेंशन पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भाई पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, तो पूछ ऑप्शन में क्या है? डायमेंशन बट नो यूनिट। डायमेंशन है दोनों का, नॉट यूनिट। तो जो प्लेन एंगल जो है इनका यूनिट तो होता है, इनको मेजर करते हैं ना रेडियन में, डिग्री में, रेडियन में, जबकि डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जो एंगल होता है ना थीटा, थीटा क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। अब आर्क बाय रेडियस है, तो आर्क बाय रेडियस है, तो देखो आर्क बाय रेडियस, आर्क क्या है? लेंथ ही होती है ना सर्कल में। आर्क मतलब ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? लेंथ में मेजर करते हैं ना, कितना मीटर सेंटीमीटर घुमा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी लेंथ हो गया और ये भी रेडियस भी लेंथ हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो डेट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो रेडियन एंड जो सॉलिड एंगल है दोनों डायमेंशनलेस होते हैं बट दे हैव यूनिट। तो ऑप्शन जो होगा ये गलत है, नो यूनिट नो डायमेंशन, ये भी गलत है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी गलत है। यूनिट बट नो डायमेंशंस, तो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एकदम 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठते हैं। ये आ गया हमारा भाई इलेक्ट्रिसिटी बोल लो इसको। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 and 200 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 200 बाय गिवन बाय। रेशियो फाइंड करना है थर्मल एनर्जी का। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला है कि अगर इनको पैरेलल में लगा दो, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो याद करो। थर्मल एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी अगर टाइम सेम है तो पावर ही हो गया ना। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है, एक तो V²R होता है, दूसरा आई V²/R होता है, दूसरा I²R होता है, और एक होता है VI। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़े कि हमें कम से कम मेहनत करना पड़े यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? देखो पैरेलल में दिया है, पैरेलल में दिया है तो मतलब क्या होता? पैरेलल में इट मींस कि वोल्टेज सेम होंगे दोनों के अक्रॉस। वोल्टेज होगा वो सेम वोल्टेज होगा, तो सेम वोल्टेज होगा तो हम पहला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। वोल्टेज सेम हो गया तो एक तो कांस्टेंट हो गया दोनों का, तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। अगर सीरीज में होते हैं तो करंट सेम हो जाता, तो हम सेकंड वाला लगा देते हैं। तो ये हमें पैरेलल में लगा रखा है तो हमने ले लिया पहला फॉर्मूला। तो P1/P2, भी तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये R1 नीचे आ जाएगा, R2 ऊपर आ जाएगा। तो R2 है हमें निकलना है 100/200 ना, तो 200 ऊपर चला गया और 100 नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा 2:1 यानी 2:1 जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ भी पहला ही आंसर सही है, यानी सबसे ज़्यादा तो पहला ही ट्रिक तो कम मारते तो भी तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मजाक की बात है, वैसे पढ़ाई करना पड़ेगा तो कैसे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंट। यानी कि हमारे पास डी ब्रोगली, नाम भी थोड़ा अजीब है, बोलने में भी काफी एनर्जी लगानी पड़ती है। फिर से करते हैं, लिखते हैं इसको यहाँ से। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके मोमेंटम से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है डेट इज प्लांक कांस्टेंट बाय मोमेंटम। ये फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला याद है तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एच तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, तो एच कांस्टेंट हो गया, यानी लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स की हाइपरबोलिक कर्व होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन में देखें तो कर्व को देखा जाए अगर, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, पैराबोलिक नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। तो थर्ड जो होगा वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये है स्क्वायर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, magnetic flux through the loop is, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है इसमें, मेहनत ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि एक लूप है, स्क्वायर लूप है, 1 मीटर इसका साइड है और 1 ओम रेजिस्टेंस है, यानी L इक्वल टू 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा है 0.5 टेस्ला रखा है। और सबसे सिंपल बात तो ये है कि उसने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यानी थीटा जो हो गया हमारा वो कितना आ जाएगा वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब देखो हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है डेट इज बी नहीं होता फ्लक्स, फाई होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया, और डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना। और डॉट जाएगा तो क्या आएगा, डॉट आएगा तो क्रॉस आएगा, क्रॉस होता तो साइन आता। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा आ गया भाई। अब एंगल निकालना हो ना, बी तो हमें पता ही है, एरिया हम निकाल ही लेंगे, लेंथ दिया है, स्क्वायर है, इतना तो आता ही हमें, एंड कॉस थीटा यानी थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा क्या है, थीटा कौन सा एंगल होता है, तो थीटा जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, ये हमें मेन चीज तुम्हें पता होना चाहिए। देखो यहाँ तो बहुत मतलब खिचड़ी पका के दी है तुम्हें, क्योंकि अगर उसने कुछ एंगल दिया होता तो तुम सॉल्व नहीं कर पा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, बट यहाँ तो उसने बोल ही दिया कि वो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, यानी ये एंगल 90 उसके प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। बट यहाँ थीटा हमें 90 नहीं रखना है, क्योंकि जो थीटा होता है डेट इज एरिया बिटवीन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर सुना होगा नाम तो, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो एरिया वेक्टर जो होता है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं वो भी अंदर ही जा रहा है। तो भाई अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर एंड एरिया वेक्टर भी अंदर, तो डेट मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया या 180 बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड बताना है इसका। तो हमारा एंगल जो हो गया वो थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो बस इसको रख दो। तो फाई इक्वल टू कितना रखें यहाँ पे 0.5, एरिया कितना है 1 इंटू 1, क्योंकि एरिया स्क्वायर है ना तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेट इज 1 इंटू 1 डेट इज 1, तो 1 और कॉस 0 पता है ना कितना होता है 1 होता है बेबी। तो बस खिचड़ी पक गई। तो ये बन गया हमारा फाई इक्वल टू 0.5 इंटू 1 इंटू 1, तो 0.5, और यूनिट क्या होता है वेबर, नाम तो सुना होगा वेबर। तो ये आ गया 0.5 वेबर आ गया। ऑप्शन में कौन सा टिक मारे, लो भैया पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। तो ये ऑप्शन 17 का पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी तुक्का मारते हैं ना तो आराम से निकल जाता, तुम्हारा सब कुछ नहीं आता तब भी क्लियर तो हो ही जाता नीट, मजाक की बात है वैसा। आगे चलते हैं, डायमेंशन पूछ रहा है। लो सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया था, वीडियो बना के डाल रखा है कि कौन कौन सा डायमेंशन पढ़ना है, किसका डायमेंशन पढ़ना है तुम्हें। उसमें मेरी जिन चारों का नाम लिखा था, अगर चारों को तुम्हें पता है तो आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ऑप्शन सेल्फ इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहाँ से आता है ये, तो ये तो बहुत जगह से आता है, वैसे कहीं से भी निकाल लो। 1/, ये म्यू नॉट, ये जब मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है बाय 4 पाई, और यहाँ अपना जो भी रखना है वो रख लो, यहाँ आ जाएगा I/R, और यहाँ एक और चीज़ आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसी भी कंडक्टर किसी भी लेंथ के कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी r डिस्टेंस पे। ये सब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट बन नहीं रहा लेकिन ये स्ट्रेट है मान लो, ये चलो इसको, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ भी ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर दो, तो आ जाएगा हमारा ये डायमेंशन का आ जाएगा ML T-2 A-2 जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है वो
कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो गाइज अगर ध्यान दिया होगा तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको तो ऑप्शन ए में डाल दिया, वन में डाल दिया, और जो इजी टाइप के हैं वो उनको अलग अलग कर दिया, मतलब कि डिफिकल्ट को तुम तुक्का मारोगे तो सॉल्व हो जाता है आराम से। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या घटिया सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा है काफी इसलिए घटिया है लिखा है मतलब।